नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है मार्केटिंग कंपनीज़ का जो किरदार है रियल एस्टेट और डेवलपमेंट के फ़रोग के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, उनका मैं तारुफ कराता चलूँगा। लेकिन सबसे पहले बात यह कि हमें इस चीज़ को समझना है कि कंस्ट्रक्शन की फ़ील्ड, रियल एस्टेट की फ़ील्ड, रियल एस्टेट डेवलपमेंट की फ़ील्ड बड़ी ही वास्ट है। इसके अंदर क्या है कि स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं। जो लोग रियल एस्टेट के शोबे से, रियल एस्टेट डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका जो स्पेसिफिक टास्क होता है वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट के मुतालिक है और उनका जो मेन टास्क है वो कंस्ट्रक्शन पे फोकस करना, अपनी प्रोडक्ट पे फोकस करना है। इसके अलावा जो लोग कंस्ट्रक्शन या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं उनका फोकस ये होता है कि भाई हम अपनी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस करें, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन मटीरियल उसमें लगाएं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको इसमें लेकर आएँ। मार्केटिंग का जो टास्क होता है ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड होता है। कुछ कंपनीज़ के पास शायद इतना इस्टेब्लिश सिस्टम नहीं होता कि वो मार्केटिंग की तरफ उतने रिसोर्सेज असाइन कर सकें। इसलिए उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं वो इसमें बहुत अग्रेसिवली और मैं कहूँगा एक्टिवली इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के अंदर। और ख़ास तौर पे ये बहुत सारे फंक्शंस को संभाल लेते हैं जिनके लिए आप ये समझें कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो असाइन करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये उनका काम जो है काफ़ी हद तक आसान कर देते हैं। मैं अपने फाजिल मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। आज मेरे साथ मौजूद स्टूडियो के अंदर जनाब गयास अनवर साहब जो कि सीनियर रीजनल डायरेक्टर हैं स्टार मार्केटिंग के, और इनके साथ मौजूद हैं जनाब खालिद शाह साहब जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फ्रंट लाइन मार्केटिंग के। आप दोनों मेहमानों का मैं जो वेलकम करता हूँ, आप दोनों मेहमानों को। और सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं गयास अनवर साहब के साथ। गयास साहब, बुनियादी तौर पर हमने ये देखा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े मंसूबे होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी स्कीम्स आती हैं, इसके लिए जो है वो जब बिल्डर्स डेवलपर्स कोई भी चीज़ बनाते हैं उसके बाद उनके पास वो स्पेशलिस्ट चीज़ें मौजूद नहीं हैं, स्पेशलाइजेशन मौजूद नहीं है, वो रिक्वायर्ड एसेट्स और रिसोर्सेज मौजूद नहीं हैं जिनसे वो अपने प्रोजेक्ट को सही से मार्केट कर सकें। इसके लिए आप लोग सपोर्ट करते हैं। मुझे ज़रा सिंपली एक्सप्लेन कीजिएगा कि मार्केटिंग कंपनीज़ का आजकल टास्क क्या है, आप लोगों का प्रोफाइल क्या है और आप लोगों के जो काम हैं, फंक्शंस हैं, उसमें क्या क्या चीज़ शामिल है। बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। देखिए, मार्केटिंग एक ऐसा शोबा है जो दुनिया के हर बिज़नेस के अंदर काम करता है। दुनिया का कोई बिज़नेस, बल्कि मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि जो बगैर मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के चलता हो। मार्केटिंग का शोबा बिल्कुल इसी तरह से, ये 650 से 700 बिलियन डॉलर्स की ये इंडस्ट्री है रियल एस्टेट, तो यहाँ पर भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हमारे पास एज मार्केटिंग कंपनी स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की बात हम करें तो हमारे पास दो चीज़ें बेसिक हैं, एक एक्सपर्टीज़, दूसरा एक्सपीरियंस। एक्सपर्टीज़ की बात हम बाद में करेंगे, एक्सपीरियंस की बात हम ये करते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसमें बुरोकार लाकर हम किसी भी बिल्डर के प्रोजेक्ट को मार्केट करते हैं। एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमारा स्पेशलाइज इसलिए किसी भी बिल्डर से ज़्यादा कि एक एवरेज बिल्डर एक साल के अंदर 2 या 3 प्रोजेक्ट मार्केट करता है और फिर उस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन से लेके उसकी कंप्लीशन तक वो उसके साथ अटैच रहता है, जिसमें कभी 2 साल, कभी 3 साल या 4 साल, जो भी उनका अपना प्लान होता है उसकी कंप्लीशन का, उसके हिसाब से अटैच रहते हैं। जबकि हम एज ए स्टार मार्केटिंग हम एक साल के अंदर तकरीबन 25 से 30 प्रोजेक्ट साल में करते हैं। तो हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कम वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। और इसमें एक पॉजिटिव ये है हमारे पास कि हम 25 से 30 जो प्रोजेक्ट करते हैं वो किसी एक शहर में नहीं है, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर और मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं। वो उसमें रेजिडेंशल्स भी हैं, उसमें कमर्शल्स भी हैं, उसमें फार्म हाउसेस भी हैं, उसमें इंडस्ट्रीज भी हैं। तो हमारे पास एक्सपीरियंस मुख्तलिफ प्रोडक्ट का मुख्तलिफ वक्त के अंदर बहुत कम। यानी एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस के बारे में आपने बात की। मैं गुफ्तगू के अंदर खालिद शाह साहब को भी शामिल करता हूँ। खालिद शाह साहब, यहाँ पर चूँकि ज़ाहिरी बात है 2 एस्पेक्ट्स को इन्होंने जो है एड्रेस किया, एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस। मैं चाहूँगा थोड़ा आप इलेबरेट करें और टास्क और फैसिलिटेशन के बारे में बताएं, क्योंकि पहले मार्केटिंग की जब बात की जाती थी तो सिर्फ एडवर्टाइजिंग तक जो है इसे महदूद रखा जाता था। अब ये बिजनेस बहुत ज़्यादा एलेबरेट हो चुकी है। मैं चाहूँगा इसको आप ज़रा जो है एक्सप्लेन करें।
थैंक यू अली। बात यह है कि ज़माने में इनोवेशन तो चलती ही रहती हैं, हर दौर की अपनी अपनी मुख्तलिफ उसमें चीज़ें और एडवांसमेंट आती ही रहती है। अब जहाँ तक पहले ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजी थी, एक ज़माना था सिर्फ एक टेंट लगाते थे और मार्केट प्रोजेक्ट कर दिया जाता था और हो जाता था। आपके पास सिर्फ एक ही मीडियम होता था, एक प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया से ही आप काम चलाया करते थे। आज से 30 साल पहले मीडियम बढ़ता चला गया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें एडिशन हुई, सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है, उसके बाद मोबाइल भी, SMS मार्केटिंग भी चलती है यहाँ पर, और आउटडोर मार्केटिंग भी इसमें, और इवेंट मैनेजमेंट। ये सारे फैक्टर्स मुख्तलिफ मीडियम्स हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ का ये होता है कि इन लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइंट्स होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। अब उनको अपने प्रोजेक्ट को मार्केट करने के लिए अपने रिसोर्सेज के मुताबिक ही उनको मीडियम सेलेक्ट करना होता है। वो हमारे पास बेसिकली आते ही ये हैं कि हम इसको प्रोजेक्ट को किस तरह अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में या अनलिमिटेड रिसोर्सेज में मार्केट कर सकते हैं। हमारा बेसिकली काम मिडल मैन का है, एक्चुअली एंड यूज़र को एक बिल्डर से मिला देना, और उसके लिए जो भी उनकी चीज़ें दरकार होती हैं ताकि उनको पहुंच उनकी जिनकी आम लोगों तक बिल्डर्स की नहीं होती, तो हम इस मीडियम को यूज़ करते हुए इनको एक दूसरे से मिला देते हैं। ये हमारा बेसिक रोल हमारा ये है मार्केटिंग का। उसमें यूज़ हम सारे ही मीडियम करते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, और सजेस्ट भी करते हैं। उनका जो भी प्लान होता है, जो बजट होता है, उस बजट में रहते हुए उनको कोऑर्डिनेट करवाते हैं एक दूसरे को इनके साथ। तो बेसिकली आप एक इंटरमीडियरी का रोल प्ले करते हैं। आप बेसिकली जो लोग यूनिट को ख़रीदना चाहते हैं, प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, अपार्टमेंट ख़रीदना चाहते हैं, उनको जो है डायरेक्ट कर देते हैं उस बिल्डर के साथ और इनके दरमियान एक रिलेशनशिप फॉर्म करवा देते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मैं दोबारा से गयास अनवर साहब की जानिब जाता हूँ। गयास साहब, ये एक खैर क्योंकि आजकल लोग एसोसिएट ज़्यादा करते हैं मार्केटिंग कंपनी से, क्योंकि प्रोजेक्ट का कोई भी इश्तिहार चले उसके आखिर के अंदर आप लोगों की तशहीर भी हो जाती है, उसमें फिर लोग जो है ज़्यादातर एसोसिएट करते हैं आप लोगों के साथ। तो कभी कभार लोगों को मुगालता हो जाता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी आप ही लोग कर रहे हैं। तो क्या ये इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, क्योंकि हर जगह आपका एक तरह से आपका और दूसरी मार्केटिंग कंपनीज का मोहर सी एक लगी हुई होती है। तो क्या ऐसा है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर भी आप लोगों का रोल होता है? इसको ज़रा वाज़े करें। देखें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा कतई को रोल नहीं होता है, और हमारा काम सिर्फ जैसा कि अभी खालिद शाह साहब ने फरमाया बिल्कुल बजा कि हमारा काम एक इंटरमीडिएशन का है और फैसिलिटेशन का। हम जो रोल अदा करते हैं वो बिटवीन द क्लाइंट्स एंड द डेवलपर, एक ब्रिज का काम हम करते हैं। हम एक बेहतरीन प्रोडक्ट किसी भी बिल्डर की उसके एंड यूज़र तक पहुंचाने का काम करते हैं। लोग जिस वक्त भी देखते हैं, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि जिस वक्त जो कोई इश्तिहार देखते हैं किसी रियल एस्टेट का, किसी प्रोजेक्ट का, तो उसमें स्टार मार्केटिंग आ रहा होता है या कोई और रियल एस्टेट कंपनी का नाम आ रहा होता है, तो उसमें क्लियर कट होता है मार्केटेड बाय स्टार मार्केटिंग। डेवलपमेंट या डेवलपर्स का नाम अलग से मेंशन होता है, जो उसकी अपनी आइडेंटिटी है बिल्डर की, वो क्लियर कट उसमें मौजूद होती है कि अ प्रोजेक्ट ऑफ XYZ एनी बिल्डर बट मार्केट बाय स्टार मार्केटिंग या एनी मार्केटिंग कंपनी। बुनियादी तौर पर तो स्टार मार्केटिंग या कोई मार्केटिंग कंपनी की बात हम करते हैं तो हमारा बुनियादी काम यह है कि किसी भी बिल्डर के, देखिए बिल्डर एक शाहकार तो बना सकता है, बिल्डर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट प्लान तो कर सकता है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को जब तक अवेयरनेस क्लाइंट की हद तक नहीं दी जाएगी, जब तक उस बिल्डर की प्रोडक्ट को सही जो उसका रिटर्न है वो नहीं आ पाएगा। काम की बात यह है कि जब कोई बिल्डर कोई चीज़ प्लान करता है, किसी अपनी चीज़ को प्लान मार्केट करने के लिए, तो उसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे डेवलपर, सारे के सारे बिल्डर ही मार्केटिंग के थ्रू ही प्रोजेक्ट मार्केट करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जो ऑन देयर ओन भी इन हाउस कर लेते हैं, इन हाउस भी टास्क कर लेते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस या अपनी प्रोडक्ट को बेहतर समझते हुए वो कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल हमेशा से मैं एक बात मैं कहता हूँ कि एक्सपर्ट जो होता है वो किसी से ज़्यादा जो काम जिसका होता है वो बेहतर तरीके से करने की अहलियत रखता है। जैसा कि आपने कहा कि लोग मुगालता अगर कर जाएं कि हम डेवलपर भी हैं, तो हम डेवलपर नहीं हैं। बिल्कुल इसी तरह से मार्केटिंग कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी का काम किसी भी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट को मार्केट करना है बेहतरीन और ऐसा तरीके के साथ, एक वो ट्रू मैसेज जो बिल्डर ने अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्लाइंट्स के लिए रखा हुआ है वो इन इट्स ट्रू फॉर्म क्लाइंट तक डिलीवर हो सके। चलिए, लेट मी एलैबोरेट ऑन दैट। मुझे खुद भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है उसको,
ग्रैस्प करना है चीज़ को। मैं दोबारा से शाह साहब आपकी तरफ आता हूँ। खालिद शाह साहब, बुनियादी बात यह है कि देन आपके टास्क की हायरार्की क्या है, क्या सिस्टम है? जैसे एक प्रोजेक्ट है वो आपको अप्रोच करता है कि जनाब आप हमारी मार्केटिंग को अंडरटेक करें, तो फिर क्या करेंगे? बुकिंग ऑफिस है वो आप बनाएंगे और फिर कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि हमारे नाजरीन जो इन चीज़ों से नावाकिफ़ हैं उनकी जो है इससे कुछ आशनाई हो सके उनको। बिल्कुल अली, इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो देखने की ज़रूरत ये होती है, बल्कि मैं अपने नाजरीन को भी अगर जो देख रहे होंगे उनको समझाना चाहूँगा कि एक्चुअली जब भी कोई बिल्डर हमारे पास आता है, अप्रोच करता है, तो हम उससे सबसे पहले उसकी लीगलिटी का सवाल करते हैं। लीगलिटी का मतलब ये होता है ही मस्ट हैव NOC फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट। आजकल NOCs KBCA से और जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारे कराची में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और लाहौर में जहाँ भी जो भी उनकी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़, और आजकल कराची में तो आपको पता है कुछ मुख्तलिफ और इदारों की भी NOCs देनी पड़ती है, माहौलियात की भी और सिविल एविएशन वगैरह की भी। इनकी जब NOCs आ जाती हैं तो ये उनकी लीगलिटी का टेस्ट, इसका मतलब है क्लियर हो गया। फिर हमारा काम होता है ये कंस्ट्रक्शन, उनका साइट ऑफिस बनाना या वो करना, सब इन्हीं का काम होता है। अच्छा, हमारा बेसिक काम जो है वो ये होता है कि उनको मीडियम सेलेक्ट करना, उनके बजट में रहते हुए उनको मार्केट करना। नहीं, वो जनरल इंप्रेशन इसलिए जाता है क्योंकि हर जगह होर्डिंग्स वगैरह लगी होती है ना, उस पर भी आप लोगों के ही नाम लिखे होते हैं। वो देखें तो लोग एजम्पशंस बहुत सारी होती हैं। अच्छा, आप क्लैरिफाई कर रहे हैं। हाँ, तो एजम्पशन यही होती है कि वो सारी चीज़ें आप ही लोग करते हैं। नहीं, एक्चुअली देखें वो सारी चीज़ें हम लोग कर भी नहीं सकते और ना करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स होती हैं और मुख्तलिफ लोग काम कर रहे होते हैं। मीडियम में जैसे फॉर एग्जांपल एक एड एजेंसी है, एड एजेंसी जो है उसके इश्तिहार चला रही होती है, कंपेन डिज़ाइन करके सिर्फ उस पर देखें मार्केटेड बाय लिखा हुआ होता है। मार्केटेड बाय का मतलब है कि हम उसको सिर्फ मार्केट कर रहे हैं और सारे वो मीडियम जो उसके लिए नेसेसरी हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन ये सब काम करने वाले अलग लोग हैं। अब प्रिंट मीडिया जो है वो एक एड एजेंसी चला रही होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एक एड एजेंसी का काम है। आउटडोर की एजेंसीज बिल्कुल अलग हैं जो लोग काम करते हैं। अब फिल्म मेकिंग है जो उसकी डेवलप होती है वो एक अलग लोगों का काम है। एनिमेशन होती है वो एक अलग मीडियम है। इन सबको हमें कंबाइन करके इसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं कि द बिल्डर डजंट नो अबाउट द हाउ टू यूज़ दीज मीडियम्स। वो हमारे पास आता है इसलिए कि किस तरह इस मीडियम को हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, कर सकें। अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस, क्योंकि डेवलपिंग अ मीडिया प्लान इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड बिजनेस। तो बेसिकली क्या है कि आप मीडिया सिलेक्शन, मीडिया प्लानिंग और इस चीज़ के अंदर भी जो है वो अपने क्लाइंट को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, बाद हम वापस आएंगे और इस बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम मार्केटिंग कंपनियों का, ख़ास तौर पे जो किरदार है हमारे मुल्क के अंदर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए, उस पर गुफ्तगू हो रही है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने फाजिल मेहमानों से बात कर रहा था। जनाब गयास अनवर साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर रीजनल डायरेक्टर स्टार मार्केटिंग, और खालिद शाह साहब मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रंट लाइन मार्केटिंग। ब्रेक पे जाने से पहले यही बात हो रही थी, खालिद शाह साहब इलेबरेट कर रहे थे कि मीडियम सिलेक्शन जो होती है या मीडिया के अंदर जो प्लानिंग का जो अमल है उसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती हैं मार्केटिंग कंपनीज़। अब मैं चाहूँगा गयास अनवर साहब की जानिब जाऊँ। ये गयास अनवर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे भी बड़ा शौक़ है ज़राए अब्लाग के बारे में और उनके दुरुस्त इस्तेमाल के मुतालिक जानने में। और जैसे पहले बता रहे थे शाह साहब के जनाब, जो है मेन चैलेंज ये होता था पहले जो है वो सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था, लेकिन अब मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ मीडिया आ गए और एक्टिवली अगर देखा जाए तो हम दूसरी जानिब देखें, सोशल मीडिया भी आजकल बड़ा एक्टिव हो गया है। लोग SMS मार्केटिंग भी कर रहे हैं, तो मल्टीपल मीडियम्स हमारे पास अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए। तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी आप अपनी राय दें कि ये टास्क कितना मुश्किल है और आजकल जो है वो अपनी टारगेट मार्केट या अपने कस्टमर तक पहुँचने के लिए ये कितनी अहमियत तलब चीज़ है कि आप राइट मीडिया सिलेक्शन कर रहे हैं। देखें अली साहब, ये पूरी एक साइंस है। मीडिया प्लान असाइन करना, उसको ड्रॉ करना, डिज़ाइन करना, इट्स अ कंप्लीट साइंस बिकॉज इट्स अ पैकेज। So you have specialist people for this task?
वी हैव गॉट नॉट ओनली स्पेशलिस्ट पीपल बट हमारी अपनी सिस्टर कंसर्न कंपनी है मैन हिल एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड। हमें एक एडवांटेज ये है कि मार्केटिंग कंपनी के अलावा हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है। तो हम इन हाउस पूरा ये वाला जो जॉब है, ये इन हाउस एक्सपर्ट लोग जो बैठे हैं जो पर्टिकुलर फील्ड को डील करते हैं, वो सारा हम उनके हेल्प लेते हैं। वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन एंड ड्राइंग एंड प्लानिंग, उसकी मीडिया पूरा प्लान बनाकर फिर उसको प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर जैसा कि ये है कि ये सारा का सारा डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि मीडिया प्लानिंग ऐसा नहीं है कि हम अखबार 4 ले लें या 4 चैनल्स ले लें और उसमें चला दें रैंडमली और अब मैसेज पहुंच जाएगा। मैसेज इस तरह से कन्वे नहीं होता। मैसेज टारगेट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की क्लास क्या है। प्रोडक्ट एक आम आदमी की रेंज की है या हाई एंड प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मीडिया प्लान डिज़ाइन किया जाता है, किन चैनल्स के ऊपर, किन प्रिंट मीडियाज़ के ऊपर, आउटडोर में, इनडोर में, आपका क्या कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर, सारे मीडियम यूज़ करने पड़ते हैं एट अ टाइम यूज़ करके जो पैकेज बनता है फिर उससे वो मैसेज प्रॉपरली डिलीवर होता है इन प्रोफेशनल मैनर। फिर हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिस्पॉन्स कितना आ रहा है, प्रिंट से कितना रिस्पॉन्ड आ रहा है, इसी तरह से जनरल इंक्वायरी कितनी आ रही है, किस एरिया से ज़्यादा क्लाइंट आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हम एम्फसाइज करते हैं कि कौन सा एरिया जो है वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर इसको मैनिपुलेट भी कर रहे होते हैं, इसको बैलेंस कर रहे होते हैं ताकि वो मैसेज मैक्सिमम लोगों तक कन्वे हो सके उस प्रोडक्ट का। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और इससे एक चीज़ और भी सामने आ जाती है कि ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया। मेरे ख्याल से तो टेलीविजन इज़ ऑल्सो एन एक्सेलेंट मीडियम फॉर दिस टास्क। तो मैं खालिद शाह साहब आपकी जानिब दोबारा से आता हूँ। I just want to clear in my mind because we believe that electronic media is one of the most influential of the medias. However, आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया भी बड़ा एक्टिव हो गया। थोड़ी मैं आपसे राय जानना चाहूँगा कि ये रिसेप्टिव मीडियाज़ जो हैं इनकी फिर आप एनालिसिस कैसे करते हैं कि कहाँ पे किस तरह से क्या करना है। जी देखें अली, ये बेसिकली बात यह है कि इट डिपेंड्स अपॉन साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। साइज़ क्या है प्रोजेक्ट का। अब अगर वो बहुत ही स्मॉल साइज़ का है तो उनको ज़रूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, क्योंकि बहुत चंद यूनिट होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि SMS मार्केटिंग या लिटिल बिट प्रिंट मीडिया के इसमें। हाँ, फिर मीडियम साइज़ में और लार्ज साइज़ के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें सारे ही मीडियम इस्तेमाल होते हैं। उनकी सिलेक्शन ये होती है कि टारगेट करके उसको चला जाता है कि किस एरिया का प्रोजेक्ट है, किस क्वालिटी के लोग आएंगे, इसमें लोअर मिडिल क्लास के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है या अपर क्लास का प्रोजेक्ट है। इट डिपेंड्स अपॉन प्रोजेक्ट की उस पर देखा जाता है कि किसके टारगेट बायर कौन सा है। उसी हिसाब से पूरी कैंपेन डिज़ाइन की जाती है, उसी हिसाब से लॉन्च की जाती है। अच्छा, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं क्योंकि आपको पता है कि मैं तमहीद भी बांध लेता हूँ, इब्तिदाइया भी हो जाता है, फिर उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि आई लेट स्पार्क्स फ्लाई। तो आप दोनों जो है मेरे ख्याल से कंपेटिटर्स भी हैं। तो ये कंपटीशन जो है, ये सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, तो वो चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि आप लोग कंपेटिटर्स हैं और किस तरह से आपकी कुव्वत बर्दाश्त को सलाम, लेकिन दोनों की। लेकिन यह कि इन दिस काइंड ऑफ कंपेटिटिव एनवायरनमेंट फिर किस तरह से आप मतलब हाउ डू यू हंट फॉर बिजनेस? देखें, ये बेसिकली जब कोई बहुत बड़ी मार्केट होती है और उसमें ज़्यादा लोग बैठे होते हैं, ज़्यादा दुकानें खुली होती हैं, बिजनेस ज़्यादा होता है वहाँ पर। तो बात ये हमारा हेल्दी कंपटीशन है, हमारा इख्तलाफ नहीं है, कंपटीशन है। कंपटीशन इज़ गुड। हाँ, कंपटीशन इज़ गुड, हेल्दी है, लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। अगर लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं और क्लाइंट्स को भी फ़ायदा हो रहा था, देन इज़ फाइन। बात यह है कि एंड यूज़र और पब्लिक के लिए इफ़ेक्टिवली और पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मार्केट बहुत बड़ी है, कोई पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो हज़म नहीं कर सकता। ये रिस्क चूँकि डिस्ट्रीब्यूटेड अल्लाह की तरफ से होता है, तो हर एक को अपने हिस्से का उसका रिस्क मिल जाता है। अच्छा, डोंट नीड टू फाइट ईच अदर, हेल्प ईच अदर इज़ अ वेरी फाइन स्टाइल ऑफ द बिज़नेस। ये बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फिर हज़म नहीं हो रही। कुछ चीज़ें मुझे हज़म नहीं होती, लेकिन खैर एनीवे मैं कर लेता हूँ हज़म यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा गयास साहब इस पर थोड़ा सा आप भी इलेबरेट करें। वो एक बिज़नेस के अंदर कोई भी है, मतलब डायनामिक्स ऑफ द बिज़नेस को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी, ज़ाहिर बात है। इस वक्त हमें शायद लाखों लोग देख रहे हो पूरे पाकिस्तान के अंदर,
तो सोच रहे होंगे इसके बारे में हम क्या पूछें, क्या सोचें। तो मैं उनकी आवाज़ बन के आपसे पूछना चाहता हूँ, बेसिकली क्या है कि हो सकता है कुछ लोग इस प्रोग्राम से ही इंस्पायर होकर इस बिजनेस की तरफ आना चाहें। आप पता है सरमायाकार लोगों की, तो मैं आई वॉन्ट आस्क यू अ ट्रेड सीक्रेट, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, क्या इस मार्केट के अंदर लोग एंटर कर सकते हैं? अभी कैपेसिटी मौजूद है, या एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो है वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करके और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपना बिजनेस? ऐसा मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है। देखिए, बात यह है कि कोई ऐसा फील्ड नहीं होती जो सैचुरेट हो जाए। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा रहती है। हम सबको वेलकम करते हैं, वेलकम टू दिस फील्ड, इट्स अ ग्रेट फील्ड, और अपॉर्चुनिटी बहुत है इस फील्ड के अंदर। आप अपने कंपेटिटर्स को वेलकम कर, बिल्कुल वेलकम कर रहे हैं, और कंपटीशन होना चाहिए। सोच लें, देख लें, बिल्कुल ज़माना बड़ा खराब है। जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल वेलकम होना चाहिए। देखें, जितना अच्छा हेल्दी कंपटीशन होगा उतनी आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में आएगी। आप अच्छी चीज़ें अच्छे तरीके से, जो मैसेज है, देखें मार्केट जो है ना वो किसी की मरास नहीं होती। मार्केट आपके एक एक्सपर्टीज़ के ऊपर चल रही होती है, मार्केट आपके काम पे चल रही होती है, काम से फिर आपका नाम बनता है। जो काम करने वाला होगा उसका नाम बनेगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कब आया, फ़र्क ये पड़ता है उसने कितने कम अरसे के अंदर। अच्छा, लेट मी आस्क यू अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इशू ये है कि हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स डू यू टारगेट और फोरसी इन 1 ईयर? एक साल के अंदर आप कितना महसूस करते हैं, मतलब डू यू थिंक क्वांटम ऑफ बिजनेस इज इनफ कि वो आपको चला सके? कितने प्रोजेक्ट्स लेट्स से रफली? आप 25 बोल रहे थे, जैसे मैं जी हाँ, बिल्कुल। 25 अ ईयर वुड फिल यू अप, राइट? या इससे भी ज्यादा होते हैं? नॉट नेसेसरली कि 25 ही हो, कोई ऐसा फिगर ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल्स होते हैं। यू सेट अ टारगेट, आप टारगेट बनाते हैं अपने लिए? जी हाँ, बिल्कुल टारगेट्स होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जो आया वो प्रोजेक्ट ले लिया हमने, हम सिलेक्टेड भी लेते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर जो सबसे अहम फैक्टर होता है प्रोजेक्ट के लेने के अंदर, वो ये होता है कि एज अ बिल्डर हम किस बिल्डर का प्रोडक्ट ले रहे हैं। बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना, उसके जैसा कि खालिद शाह साहब ने फरमाया था, बिल्कुल ठीक था कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, या आप लेते हैं या कोई भी मार्केटिंग कंपनी लेती है, उसके ऊपर अखलाकी तौर पे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो उसकी लीगलिटीज़ उस प्रोजेक्ट की अच्छी तरह से चेक करे। क्योंकि जिम्मेदारी जो होती है वो आपकी अखलाकी तौर पर बनती है, चूँकि फ्रंट पे आप होते हैं एज ए मार्केटिंग कंपनी, आप मार्केट कर रहे होते हैं, लोगों का एतमाद आपके ऊपर बिल्ड हुआ होता है, तो उनको कोई इस तरह का सेटबैक ना मिल पाए। सो इन अदर वर्ड्स, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर रहे होते हैं बिल्डर्स के साथ। खालिद शाह साहब, देखें, यू आर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द बिल्डर्स, ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के अंदर आपका भी अहम किरदार है। बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर देखें इसको प्रॉपरली प्रोजेक्ट को मार्केट नहीं किया जाएगा, अगर एक उसको प्रॉपर एक सर्टेन लेवल तक उसकी सेल वैल्यू सेल नहीं होती, तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाता, यकीनन बन नहीं पाता। उनको फंड्स इतने दरकार होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, वो नहीं होंगे। प्लस ये कि मीडिया को पेमेंट करने के लिए या गवर्नमेंटल फीसेस पे करने के लिए अगर सफिशेंट फाइनेंशियल इन्फ्लक्स नहीं होगा तो वो कैसे बनाएंगे प्रोजेक्ट? तो उसका मतलब ये होता है 60 to 80% तकरीबन प्रोजेक्ट का बिकना उनके लिए लाजमी होता है। बट मैं आपको एक बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ। अभी बिल्डर हमारे यहाँ प्रोग्राम के अंदर बहुत आते हैं, रियल एस्टेट से एसोसिएटेड लोग आते हैं, लेकिन खालिद साहब उनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फाइनेंस जो है ना वो एक्सेसिबल नहीं है उसके लिए। वो इनिशियल जिसे आप कह सकते हैं मोबिलाइज कर लेता है खुद को, उसके बाद कभी कभार सस्टेन नहीं कर पाता। और ये सिर्फ स्मॉल नहीं, बहुत लार्ज प्रोजेक्ट्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम फेस करने को आती है। आई डोंट नो वेदर यू विल एग्री और डिसएग्री विद मी, बड़े प्रोजेक्ट्स में भी ये इशू। ऑफ कोर्स अली, बेसिकली पता है ये फाइनेंशियल इल प्लानिंग की वजह से ऐसा होता है। अगर प्लानिंग सफिशिएंट हो तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। या तो ये है कि वो पार्टनर्स को डेवलप करके या फाइनेंशियल उसको डेवलप करके साथ डालें, ज़्यादा प्रॉफिट खुद ना लेना चाहें और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो बहुत ईजिली प्रोजेक्ट बन सकता है। दूसरी सूरत यह है कि उसकी अगर गवर्नमेंटल लेवल पे उसकी पजीराई हो जाए या हेल्प हो जाए, तो बैंक्स को इन्वॉल्व करके ये बहुत अच्छी तरीके से इसको ओवरकम किया जा सकता है। और मेरा ख्याल है ये इसको होना चाहिए। दुनिया भर में इस तरह ही होता है कि आपकी अगर प्रोडक्ट है, आप अपने एसेट्स को प्लेज करते हैं, बैंक से लोन अप्लाई करते हैं, लोन दे के और प्रोजेक्ट को बना देते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। बैंक्स उनको टाइम टू टाइम फंड्स जो हैं वो रिलीज़ करता है ताकि कंस्ट्रक्ट हो जाए। उससे तीनों लोगों को फ़ायदा हो। एंड यूज़र को ये फ़ायदा होता है कि आपका प्रोजेक्ट बन रहा होता है, बिल्डर को कोई इतना बर्डन नहीं होता। ठीक है, लेवल ऑफ प्रॉफिट कम हो जाता है उसका, लेकिन यह है कि वो प्रोजेक्ट बन के डिलीवर हो जाता है। हमारे यहाँ जो बेसिकली अगर कोई हर्डल्स जो आती हैं, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, फॉर एग्जांपल एक 1 अरब का प्रोजेक्ट था, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही थी तकरीबन 60 करोड़ रुपए। अब अगर वो बिका ही नहीं, वो बिका ही 40 करोड़ का, तो कैसे बना सकेगा वो? अगर प्रॉपर सेल नहीं हुई, फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं है, या तो उसने कोई फाइनेंशियल अरेंज किया हो।
अगर इस तरह को बैंक से या फाइनेंशियल इदारे उसको हेल्प आउट कर दें तो इदारे भी सिक्योर होंगे, बिल्डर भी सिक्योर होगा और एंड यूज़र भी सिक्योर होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने कही है। मैं बहुत सारे बिजनेसमैन से मिलता हूँ, वो कहते हैं क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स आर आवर प्रॉब्लम्स। तो आपका जो क्लाइंट है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हाईलाइट करेंगे। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मुकम्मल भी करेंगे और अपने फाजिल मेहमानों से पूछेंगे कि जनाब जब आपके क्लाइंट के इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स आते हैं तो थोड़ी दिल की धड़कनें भी तेज़ हो जाती होंगी। आजकल आप पता है कि बड़ा बिल्डर्स जो हैं प्रेशर में रहे हैं माजी करीब के अंदर, तो इनकी भी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती होंगी जैसे उनकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम मार्केटिंग के शोबे के अंदर जो अहमियत पाई जाती है, मार्केटिंग के शोबे की जो एक अहमियत है इस तरह से कि वो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अंदर जो अपना किरदार अदा करती है उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ जो कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के शोबे को फेस करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट जो है पूरी इंडस्ट्री पर आता है। अमूमन जो है हमारे यहाँ आबाद के भी लोग आते हैं, कंस्ट्रक्शन के लोग भी आते हैं, रियल एस्टेट के भी लोग आते हैं, अपने इश्यूज़ को बयान करते हैं। लेकिन वो इश्यूज़ जो हैं उनमें वो एलाइड इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं कि उनके शोबे के साथ मुंसलिक एलाइड इंडस्ट्रीज़ के अंदर मार्केटिंग की इंडस्ट्री भी शामिल है और बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी, हमारे साथ दो बड़े यहाँ मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। तारुफ दोबारा से कराता चलूँ। जनाब गयास अनवर साहब सीनियर रीजनल डायरेक्टर स्टार मार्केटिंग और खालिद शाह साहब मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रंट लाइन मार्केटिंग। बात मुकम्मल कर लें। खालिद शाह साहब, मैं आपसे कह रहा था कि जब बुनियादी तौर पर ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वालों के, जैसे कराची की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले जो थे काफ़ी अनसर्टेनिटी का शिकार हो गए थे, तो थोड़ी दिल की धड़कनें उनकी तेज़ हो गई होंगी, तो आपकी भी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई होंगी कि अब मामलात कैसे आगे जाएंगे। तो अब मामला जब उनका संभल गया तो आपको भी सुकून आया होगा, नहीं? डेफिनेटली देखें, हम डिपेंडेंट है ना, हमारे काम तो सारा डिपेंडेंट है। इनको एनओसीज मिलेंगी, ये काम कर सकेंगे, तो हम तो उनके एलाइड इंडस्ट्रीज़ में आते हैं ना जी। हमको इंडिपेंडेंट तो है नहीं कि उनके साथ उनके अलावा कोई काम कर सके। हमारा तो काम भी थी रियल इस्टेट मार्केटिंग है। जब रियल इस्टेट के लोगों को एनओसीज मिलेंगी तो हमारा काम भी उससे मुंसलिक है और बहरहाल हमसे वाबस्ता कई लोगों का रिस्क वाबस्ता है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है स्कोप का, तो ये तो स्कोप तो देखें पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो कच्ची आबादियाँ, लोगों को रिहाइश की सहूलतें मैसर इतनी कम हैं, मेरे ख्याल से लोग बहुत परेशान हैं। हमारी आधी से ज़्यादा आबादी के पास प्रॉपर घर नहीं है, सिविक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये तो मार्केट जब तक इतनी बड़ी है कि अगर प्रॉपरली मैनेज की जाए बहुत बड़ा स्केल पर और बहुत बड़े उस पर, तो लोगों को घरों की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। और जब तक घरों की ज़रूरत है तो ये बहरहाल इंडस्ट्री की नीड भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की। अब मैं एक और जानिब आपको लेकर जाऊंगा। बुनियादी तौर पर जब तशहीर की जाती है, एडवर्टाइजिंग की जाती है, किसी भी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग की जाती है, तो गयास अनवर साहब उसके अंदर तमाम आसाइशें मौजूद होती हैं। एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट की मुसाफत पे होता है और उसके अंदर तमाम खूबियाँ मौजूद होती हैं। उसमें घर और गृहस्थी की तमाम जो ज़रूरियात पूरी होती दिखाई भी देती हैं। जब हकीकत में लोग उसमें जाते हैं तो शायद उम्मीदें पूरी नहीं होती। तो आपके ख्याल से यहाँ पर किसको ब्लेम करूँ? ऐसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि थोड़ी मुतनाज़ा बात भी तो करनी चाहिए ना, देखने वालों को थोड़ा मज़ा भी आए। बिल्कुल ठीक। ये असल में तो आपने क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट उठाया है। जी जी, सारिफ के पॉइंट। जी हाँ, बिल्कुल सारिफ के पॉइंट से देखें, इस तरह से नहीं है कि सारा का सारा को फैंटेसाइज वर्क होता है, ऐसा नहीं है। चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस वक्त कोई भी स्कीम जो प्लान के अंदर हो, जो एग्जीक्यूट होने जा रही हो, तो जाहिर है कि उसका कोई ना कोई नक्शा, कोई शक्ल, कोई सूरत डिस्प्ले तो की जाएगी। तो ऑब्वियसली वो इसी तरह से डिफाइन होती है पूरी दुनिया के अंदर ही। आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं, ड्राइंग करते हैं, दिखाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा। बेसिकली इट्स अ प्रेजेंटेशन। देखें, एक चीज़ होती है कि हम क्लेम कर रहे हैं कि बना हुआ है, जाके देखें, ये गलत है। जो चीज़ बनी हुई नहीं है उसका क्लेम नहीं करना चाहिए। हम ये कहते हैं ये चीज़ इस तरह से बनेगी। देखिए, इसके लिए फिर हम करते क्या है कि साइट के ऊपर लोगों को हम इन्वाइट करते हैं, आइए लोकेशन देखिए, और वो यूनिट, वो घर, वो अपार्टमेंट, वो बंगला जिसकी हम बात कर रहे हैं, तशहीर कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो उसका एक मॉडल हम बना देते हैं।
जब मॉडल बनाते हैं तो हम दिखाते हैं ये सम वॉट इस तरह से होगा, तो लोगों को खासी हद तक जो किसी पेपर पर देख के किसी नक्शे को नहीं समझ पाते, वो एक्चुअली उस कॉन्क्रीट के मॉडल को देख के समझ जाते हैं कि जो यूनिट वो पसंद करने जा रहे हैं, जो लेने जा रहे हैं, वो किस जगह पे होगा, किस लोकेशन पे होगा और तरह से बना हुआ होगा। तो फिर वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इसी तरह से ही बिल्डर जो है उसको कोशिश करता है डिलीवर करने की। तो लेट मी टेक खालिद शाह साहब टेक ऑन दिस कि खालिद शाह साहब आपकी क्या राय है? आपके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट सी आ गई थी जब मैं ये बातें कर रहा था, तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? डू यू फील के इट्स नॉट ऑल फैंटेसी, लेकिन उसको प्रेजेंट तो इस तरह से करना पड़ता है कि डेफिनेटली उससे अट्रैक्शन क्रिएट हो, तो इसके बारे में आप बताएं। देखिए बात यह है कि उसमें कहीं ना कहीं 90% या 80% सच होता ही है ना। अब सच के साथ छोटा मोटा वो रैपर को ज़रा कलर करके और वो रखा जाता है कि इसमें ये चीज़ें हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से मार्केटिंग में इतना मार्जिन तो हर जगह दिया जाता है। सेल्समैन कभी ये नहीं बताता कि ये कपड़ा जो है ना वो फट जाएगा, वो ये बताता है बहुत लॉन्ग लाइफ है। तो ये तो मार्केटिंग टूल्स हैं, एक आम चीज़ पे तारीफ़ के बगैर नहीं बिकती, तो ये बहुत ऑब्वियस बात है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बिल्कुल एक ब्रॉड व्यू लेता हूँ चीज़ों का। रियल एस्टेट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश की पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद सालों से। अब हम देखते हैं तो शहरों के, तमाम शहरों के मज़ाफ़ाती इलाके जो हैं वहाँ पर भी रियल एस्टेट की स्कीम्स आ रही हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, शहर के अंदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो आप क्या फील करते हैं, फ्यूचर में क्या फोरसी करते हैं हमारी प्रॉपर्टी मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट, कंस्ट्रक्शन मार्केट के लिए जो ये नए एवेन्यूज़ खुल रहे हैं, ये कैसे रहेंगे? अली देखें, बात यह है कि जहाँ वेयर देयर इज़ नीड होती है ना, तो वहाँ ये चीज़ें खुद ब खुद उसकी नीड ही कवर कर रही होती हैं। बात यह है कि तलब और रसद की वाली बात है ना, लॉ हर जगह अप्लाई होता है। बात यह आपकी मुल्क की आबादी तकरीबन 20 से 22 करोड़ है, कोई है रहने के लिए घर बमुश्किल 7-8 करोड़ रुपए के लोगों के लिए हैं, बाकी कच्ची आबादियों या कच्चे घरों में रहते हैं। तो जब तक ये ओवरकम नहीं होगी, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चाहिए इस पूरी कंट्री के लिए, जो लोगों की रिहायशी सहूलतों का, उनके पीने के पानी का या और सहूलतों का, उसमें एक रिहाइश बड़ी कीमती वो है ना, बेसिक नीड है। उस नीड को पूरा करने के लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चाहिए, और हर शहर के लिए और हर प्रोविंस के हर कस्बे के लिए ऐसी प्लानिंग्स होनी चाहिए। अब उसमें बेसिकली नीड्स पूरी होती हैं, ये गवर्नमेंटल लेवल पे इतनी अच्छी तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए कि लोगों से वो पूरा टेक ओवर करके, प्लानिंग करके वो लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर प्रोवाइड कर दें ताकि लोग आसानी हो। और ये इंडस्ट्री तो देखें, जहाँ नीड होगी वहाँ खुद ब खुद लोग इस तरह की चीज़ें क्रिएट होती रहेंगी। अच्छा, आपको क्या लगता है गयास साहब के ये जो फ्लरिश कर रही है इंडस्ट्री, ये कंटिन्यू रहेगी इस तरह फ्लरिश करती हुई? क्योंकि हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ज़ाहिर बात है इनका फ्लरिश करना आपसे ताल्लुक़ तो रखता है। और जैसे प्रोग्राम से पहले मैं और आप थोड़ी गुफ्तगू भी कर रहे थे कि बुनियादी तौर पर इनका काम चलता रहे वो अच्छा है, नहीं भी चले तो कोई बात नहीं, आपका काम तो चलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि पहली बात हो चुकी है, वी आर अलाइड विथ दिस इंडस्ट्री, हम एक उसका पार्ट एंड पार्सल है। और रही बात ये कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुज़ाफ़ात के अंदर, ये बिल्कुल ये नेसेसरी है। देखें, शहरी इलाकों के अंदर हॉरिजॉन्टल की एक लिमिट थी जो खासी हद तक सैचुरेट हो गई जी। अब ये या तो वर्टिकल पे जाएगा, या फिर अगर ये हॉरिजॉन्टल पे जाता है तो फिर ये मुज़ाफ़ात में जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल में इस तरह से जाएगा कि कराची जाके ठोकर नियाज बेग पे ख़त्म होगा और लाहौर जो है वो यहाँ आकर सोराब गोट पे ख़त्म होगा। क्योंकि मेरे ख्याल से तो एक्सपेंशन इतनी ज़्यादा हो रही है रियल एस्टेट के अंदर, बेशक, और एवरी पीस ऑफ रियल एस्टेट इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, है ना। देखें, ग्रोथ इसलिए करेगा कि इस वक्त भी एक बहुत बड़ा डेफिसिट घरों का मौजूद है शहरी इलाकों के अंदर ही। कुछ सिंध के अंदर को 25 लाख घरों का डेफिसिट तो इस वक्त एट प्रेजेंट मौजूद है, जिसको ओवरकम करने के लिए आपको इस तरह की जो बड़ी स्कीम्स हैं, जो अच्छा मज़े की बात यह कि जितनी अब स्कीम्स अब जो आ रही हैं, जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा वो कोशिश कर रही हैं कि एक बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिलीवरेंस की तरफ हो जाए, बना भी रहे। और वही हम वेलकम करते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। इसमें डेवलपर्स भी आने चाहिए नए से नए, इसमें बिल्डर्स भी आने चाहिए जो हाई एंड प्रोडक्ट के साथ साथ लो कॉस्ट प्रोडक्ट को भी मद्देनजर रखें। यहाँ पर मैं एम्फसाइज करूँगा आपके इस चैनल के तवज्जो से कि मेरी दरख्वास्त है बिल्डर से, डेवलपर से, इसके अलावा जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से भी, कि लो कॉस्ट की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें।
लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स आनी चाहिए। बहुत इसेंशियल बात आपने की है। हमेशा हम लो कॉस्ट स्कीम्स के बारे में बात करते हैं। खालिद शाह साहब, मेरे पास चंद ही जो है मिनट बाकी है, मैं चाहूँगा आप इस बारे में ज़रूर बताएं, लो कॉस्ट हाउसिंग के बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्योंकि लो कॉस्ट हाउसिंग के बारे में बार बार हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि साहब अफोर्डेबल हाउसिंग हमारे लिए लेकर आओ, हम एक घर का सपना देखते हैं, एक घर का ख्वाब देखते हैं, पूरा हो जाए। देखें, बात यह है कि शहरों में जो थोड़े से दूर दराज एरियाज़ हैं उसमें डेवलप हो सकती हैं। बात इसके लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट की हेल्प के बगैर नहीं हो सकती है, और इसकी नीड तो बहुत ज़्यादा है। देखिए कच्ची आबादियाँ कितनी बन रही हैं आपके मज़ाफ़ात में, हर बड़े शहर के साथ बेशुमार कच्ची आबादियाँ हैं लोकल। अगर इनको ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाए, या बल्कि जो लैंड ऑक्यूपाइड हैं इसी को लेके किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ ही मुआहदा कर लिया जाए, तो वही उन्हें बिल्ड करके शायद बहुत अच्छी तरीके से दे सकें। दुनिया में ऐसे हुए हैं, आपका केस ऐसे ईरान में भी हुआ है, तेहरान को डेवलप किया, या मलेशिया की मिसाल आपके सामने है, इन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की है, वहाँ पे कच्ची आबादियाँ नज़र नहीं आती हैं। जबकि आप हबीब बैंक प्लाजा आप उनसे कहीं ज़्यादा पहले बना चुके थे 25 मंजिला इमारत, जब वहाँ 4-5 मंजिला भी इमारत नहीं होती थी। चाइना में शायद उस वक्त जिस वक्त हबीब बैंक प्लाजा बना था तो उनके यहाँ कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग ही नहीं थी, लेकिन आज हम सोच भी नहीं सकते वहाँ इतनी डेवलपमेंट हो गई है। ये देखें, सब ऑर्गेनाइजेशन की और प्लानिंग की बात है। अब वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, ऑर्गेनाइज कर लें। पोटेंशियल तो बहुत है इस मुल्क में, लोग करना भी चाहते हैं, प्लानिंग हो भी सकती है और बहुत इजीली हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से ऐसा अंदाज से मेरे ख्याल आज गुफ्तगू हो गई, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो लोगों को समझ में आ गई। काफ़ी अरसे से लोगों के जहन में भी थे, कुछ तजस्सुस था, मेरे भी कुछ ऐसे ख्यालात थे कि भी मुझे भी पता लगे कि असल में ये मार्केटिंग का बिज़नेस कैसे होता है, क्योंकि आप लोगों की जो लोगोज़ होते हैं, आपके नाम होते हैं, बार बार हमें जो है दिखाई देते हैं, लेकिन हमें आपके बिज़नेस की डायनेमिक्स नहीं पता होती। तो अच्छा हुआ आज आप लोगों ने आकर ख़ुद अपने बिज़नेस की डायनेमिक्स के बारे में बताया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।